हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी आप लोग को सुनाते हैं। अगर हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन वाले रूम में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त गर्म हवा चल रही थी। उसने खिड़की बंद की क्योंकि बाहर बहुत ही शदीद लू चल रही थी। उसने खिड़की बंद की और कहने लगी, या अल्लाह कितनी सर्द गर्मी चल रही है। उसके बाद वो बिस्तर पर ढेर होकर गिर गई। दीवार की घड़ी पर जब उसकी नजर पड़ी तो अभी 2 बज रहे थे। उसे ठीक 4 बजे रसोई खाने की तरफ जाना था। शाम को सभी घर वालों को चाय 5 बजे लगती थी और अभी आराम करने के लिए उसके पास 2 घंटे का समय था। यह वक्त भी उसे शदीद गर्मी की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। उस वक्त भी कोई काम उसके सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ ना सही तो उसकी चच्ची के पांव ही दबाना होते थे। लेकिन अगर इस वक्त उसकी चच्ची भी उससे पांव दबाती तो उसे एयर कंडीशन की ठंडी हवा नसीब हो सकती थी, और ये बात किसी और को गवारा नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और निगाह आईने पर जा पड़ी तो वो देखकर बेबसी से मुस्कुरा दी। अभी तक उसके गालों पर सुर्खी छाई हुई थी। गालिबन ये गर्मी की वजह से हुआ था। दिन रात की घुटन, लोगों के ताने उसकी जिंदगी बन चुके थे। लेकिन उसकी हुस्न जवानी थी कि फूटी पड़ रही थी। खुदा ने उसके तमाम मरहूमों की कसर उसे ये इतना खूबसूरत हुस्न जमाल देकर पूरी कर दी थी। लेकिन किस काम का यह हुस्न जो हर वक्त मलामत का शिकार बना हुआ रहता था। उसकी चच्ची का तो बस नहीं था, वरना वो उसे जहर देकर हलाक कर देती। उस बेचारी ने तो साबुन से मुंह धोना भी छोड़ दिया था। उसका बस नहीं चलता, वरना वो अपनी शक्ल भी बिगाड़ लेती। वो अक्सर जब आईने में अपने आप को देखती तो उसको खुद पर रश्क भी आता। वो थी ही इतनी हसीन और जमील, जो भी उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था। जाने कब तक वो आईने में अपने आप को देखकर खुश होती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर वो आईने के सामने से हट गई और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की उम्र थी जब उसके माँ और बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए। उस वक्त वो स्कूल में थी और उसे जैसे ही ये खबर मिली वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन बाद उसे होश आया था। उसकी दादी अम्मा उसे बेटे की निशानी समझकर गले से लगाकर अपने साथ ले आई थी। लेकिन उसकी दादी अम्मा उसके चाचा चाची के पास रहती थी और उसकी चाची उसे अजाब की निशानी समझती थी, और अब तो वो मुस्तकमिल अजाब बन चुकी थी। बहरहाल दादी की जिंदगी में तो चच्ची जान की ना चल सकी, लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद इसके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। उसकी चच्ची जान को अब खुला मौका मिल चुका था उसे तंग करने का, उसे परेशान करने का। उसकी दादी के अलावा उसके घर का हर फर्द उससे नफरत करता था। चचा जान तो चाची जान के गुलाम थे। चाचा को जब कभी भाई की निशानी के तौर पर उस पर रहम आ भी जाता तो चाची जान के कहर से वो भी डरते थे। चचा जान की बहन शाजी भी उनके साथ ही रहती थी। बेवा और ना औलाद थी, लेकिन खुदा ने उनके ये दोनों मर्तबे उनकी फितरत को सामने बनाकर ही रखे थे। वो बहुत ही जल्लाद और हसद जलन रखने वाली खातून थी। खास तौर पर मुकद्दस उनसे बहुत परेशान थी। चची जान से ज्यादा मुकद्दस को उसके चाचा की ये बहन बहुत परेशान करती थी। उसके चाचा की लड़की आयशा और बतूल तो बचपन में मुकद्दस के साथ ही खेला करती थी, लेकिन जब जवानी आई तो मुकद्दस के मुकाबले में उनका हुस्न कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुकद्दस बहुत ही खूबसूरत और बला की हसीनो जमील थी। तो वो दोनों बहनें भी इससे बुरी तरह जेलस होने लगी। इन दोनों बहनों के दिलों में भी मुकद्दस के लिए जलन और हसद पैदा हो चुकी थी। वो दोनों कीमती लिबास पहनकर भी, महंगा सिंगार कर कर भी मुकद्दस के सामने कुछ भी नहीं लगती थी। मुकद्दस घर के मामूली से जोड़े में भी कयामत ढाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी गिर पड़े। जब भी किसी शादी या प्रोग्राम में ये तीनों बहनें जाती तो सबकी नजर मुकद्दस पर ही पड़ती थी। सब मुकद्दस को देखते ही रहते थे।
और सब लोगों को इस बात का अच्छे से अंदेशा हो चुका था कि मुकद्दस की वजह से ही इन दोनों पर किसी की नजर नहीं पड़ती। तो घर वालों ने मिलकर मुकद्दस का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया था। बहरहाल ऐसे तो वो कौन सी हकारत थी जो मुकद्दस के नसीब में नहीं थी। मुकद्दस बेचारी हर अजाब को खामोशी से झेल रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बहार न थी। उसे मालूम भी नहीं था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर लेटी वो इन्हीं ख्यालात में न जाने कब तक लेटी खोई रही। उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर ही थी। उस घड़ी में जब 3 बजाए तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने सोचा अभी तो 1 घंटा बाकी है, अगर लेटूं तो शायद मुझे नींद आ जाए। मगर ये नींद उसके लिए कयामत होती। अगर जरा सी भी देर उसे उठने में हो जाती तो उसके चाचा के घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। मुकद्दस का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो उसके चाचा चाची के परिवार के साथ ही रहती थी और उससे वो लोग नौकर से भी बदतर सलूक करते थे। हमेशा उसका बायकॉट करते, उसे परेशान करने की कोशिश करते। बहरहाल कमरे में अकेले बैठे बैठे मुकद्दस का दिल घबराने लगा था। बाहर भी सख्त गर्मी थी, वरना वो बाहर चले जाती। कभी कभी मुकद्दस दिल ही दिल में सोचती कि काश मैं थोड़े दिन के लिए बीमार हो जाऊं, शायद मुझे इस काम से छुटकारा मिल जाए। कभी कभी परेशान होकर बेचारी सोचती कि काश मुझे मौत आ जाए। कौन सी इतनी मेरी कीमती जिंदगी है जो किसी को तकलीफ होगी। उसने सोचा और वो सोच इस कदर की शदीद हुई कि वो कमरे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। हालांकि बाहर कदम रखते ही उसे गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन उससे कमरे में भी नहीं जाया जा रहा था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और घर के मेन दरवाजे पर आ गई। मेन गेट के बाहर तो धूप का राज था। बाहर तो मानो आग बरस रही थी। जैसे ही वो बाहर आई तो घास भी उसे गर्म लग रही थी। उसके घर के ठीक बाहर एक बगीचा था जहां पर एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ गर्मी में लहरा रहा था और उसकी छांव दूर से ही आराम दे रही थी। उस बरगद के पेड़ के नीचे माली की पुरानी चारपाई बिछी हुई थी। माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में गया हुआ था। तमाम मुलाजिमों के क्वार्टर के दरवाजे भी बंद थे। गर्मी की वजह से सब अपने अपने घरों में कैद थे। कुछ मुलाजिम जो ड्यूटी पर थे वो भी घर के अंदर थे और कुछ लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। वो तेज कदमी से बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ गई। बरगद का दरख्त बेहद खुशगवार था। उसने तमाम धूप और तमाम लू अपने अंदर जज्ब कर कर रख रखी थी और नीचे ठंडी छांव और हवा बिखेर दी थी। मुकद्दस ने सोचा कि कितना रहमदिल है ये दरख्त, गर्म धूप और लू झेलता है और लोगों को ठंडी छांव देता है। उसने जब ये सोचा तो उसके दिल से एक ठंडी आह निकली। माली की चारपाई पर वो पैर लटकाकर बैठ गई। बरगद के दरख्त के पत्ते हिल हिल कर एक दिलकश नगमा बिखेर रहे थे। वो इसमें गुम हो गई थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल चुकी थी। यहां पर कोई नहीं था, वीरानी जो उसका मुकद्दर थी। लेकिन नहीं, बरगद का वो हमदर्द दरख्त शायद उसका दोस्त था। वो इसे गीत सुना रहा था और ये उसकी छांव में बैठकर लुत्फ उठा रही थी। उसकी नजर अचानक एक चमकदार पत्ते पर जम गई। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे और अचानक उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो अचानक चौंक पड़ी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो एक साया सा उसके सर से गुजर गया, लेकिन उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। उसने दाएं बाएं देखा। कदमों की आहट कैसी थी? उसने सोचा कि मुमकिन है कि कोई गिलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर गई होगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ। उसने ये सोचा और उसके बाद फिर वो सुकून से उस दरख्त के नीचे बैठी रही। जाहिर है कि इस गर्म दोपहर में सभी जैसे दीवाने तो बन नहीं सकते कि झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे आकर बैठ जाएं। अचानक वो सोचने लगी कि कदमों की आहट का तो समझ में आ गया कि गिलहरी या फिर कोई जानवर निकला होगा, लेकिन वो साया? अरे मैं भी क्या सोचने लग गई। हो सकता है कि वो साया शायद मेरा अपना ही हुआ हो, जो मुड़ने से मुझे ऐसा लगा होगा। उसने अपने जहन से यह ख्याल निकाल दिया और फिर वो चमकदार पत्ते को तलाश करने लगी जिसे वो पहले देख रही थी। इस बार वो बेख्याल ना हो सकी। उसने सोचा ये चमकदार चीज क्या है? ये बरगद का पत्ता है या कोई और चीज है? लेकिन उसके बारे में अभी तक उसने सोचा नहीं था। एक सफेद सी चमकदार चीज थी जो उसकी आंखों को बहुत लुभा रही थी। वो अचानक चारपाई से उठी और वो जैसे ही उठी तो अचानक वो चमकदार चीज गायब हो गई। उसके बाद वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि बरगद की जड़ में वापस वो चमकदार चीज उसे दिख रही है। वो बरगद की जड़ के करीब गई और उसने वो चमकदार चीज जो कि दूधिया रंग की थी उसे उठा लिया। वो एक पत्थर था जो दूधिया रंग का था और बहुत ही चमकदार था।
जो दिलकश था और बहुत ही अच्छी तरह से तराशा गया था। उसके कुछ हिस्सों पर मिट्टी भी लगी हुई थी। उस पर जो मिट्टी लगी हुई थी उसको उसने अपने दुपट्टे से साफ किया और वो सोचने लगी कि कितना खूबसूरत पत्थर है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया और इतना खूबसूरत पत्थर इस बरगद की झाड़ की जड़ में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना खूबसूरत पत्थर यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि वो पत्थर देखने में ही खूबसूरती के साथ साथ कीमती भी मालूम होता था। देखने में तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी जेवर से उसे निकाला गया हो। वो सोचने लगी, लेकिन ये इस दरख्त के नीचे आया तो आया कैसे। और फिर इसकी तराशी ऐसी नहीं थी, यानी कि यह पत्थर कहीं से कहीं तक आम पत्थर लग ही नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो काफी पुराने जमाने का मालूम होता था। वो पत्थर को अपनी हथेली पर रखकर देखने लगी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और खूबसूरत पत्थर था। वो पत्थर उसे इतना पसंद आया कि उसने उसे अपने पास रख लिया। वो सोचने लगी कि अगर किसी और का होगा तो वापस कर देगी। इसी ख्याल के तहत उसने उसे मुट्ठी में दबाया और वापस उस बरगद के नीचे चारपाई पर आ बैठी। चारपाई पर बैठने के बाद भी वो काफी देर तक उस पत्थर को ही घूरती रही, क्योंकि उसकी नजरें उस पत्थर पे से हट नहीं रही थी। इतना खूबसूरत पत्थर उसने पहली बार देखा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुमकिन है कि ये कोई प्लास्टिक का पत्थर हो, लेकिन फिर वो अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगी कि अगर ये पत्थर प्लास्टिक का होता तो मुमकिन है कि इतना भारी नहीं होता। उसके बाद वो सोचने लगी कि कुछ भी हो, अब ये मेरा अपना पत्थर है। उसने जैसे ही इसे अपने पास रखा तो अचानक उसे अपने कानों में एक भुताना आवाज सुनाई दी। कोई उसके कानों के पास आकर जैसे कह रहा हो, शुक्रिया। वो अचानक ये आवाज सुनकर उछल पड़ी। इस बार क्योंकि उसके कानों ने कोई धोखा नहीं खाया था, ये किसी अजनबी की आवाज थी जो उसे अचानक सुनाई दी थी। कोई उसे कह रहा था शुक्रिया। वो अचानक बदहवासी से खड़ी हो गई कि कौन है। उसे फिर साया याद आ गया जो अचानक उसके मुड़ने पर पीछे से उसके सर पर से गुजरा था। उसने बौखलाई हुई नजरों से अपने चारों तरफ मुड़ मुड़ कर देखा, लेकिन यहाँ तो गर्मी की शिद्दत, धूप और वीराने के सिवा कुछ भी मौजूद न था। उसने सोचा मुमकिन है कि कोई ऊपर दरख्त पर छुपा हो और उसे परेशान कर रहा हो, लेकिन दरख्त के पत्ते भी सुनसान थे और उसने जैसे ही ऊपर देखा तो ऊपर दरख्त भी एकदम साफ था। उसे अचानक कुछ खौफ सा महसूस हुआ। वो चारपाई से उठी और वो पत्थर अभी तक इसकी मुट्ठी में ही था। वो तेज तेज कदमों से सीधा अपने घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।